क्योंकि मुश्ताक साहब को भी उर्दू आती है और मुश्ताक साहब इज you know maybe world authority on industrial policy and stuff like that, and Musaddiq has done this, so I'll not talk about this. I'll tell you why Pakistan is not able to export. So I mean, in my own right, and since I've been a government minister, I've been a politician, and I'm also an economist, so I think कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता हैं. So 1990 से हमारे मुल्क में, शायद उससे पहले से, एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है टेररिज्म का. सो आहिस्ते आहिस्ते एयरलाइनें नहीं आती पाकिस्तान में. सो अगर मिसाल के तौर पे कोई अमेरिका से आता है और वो सोचता है कि कराची भी जाएगा, ढाका भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, तो उसको पता चलती है कि कराची से ढाका और दिल्ली आप जा नहीं सकते, आपको वापस दुबई जाना पड़ता है. लाहौर से भी आपको वापस दुबई जाना पड़ता है ढाका दिल्ली जाने में. लेकिन ढाके से दिल्ली और दिल्ली से ढाका जा सकते हैं, और दिल्ली से आप हो ची मिन्ह सिटी भी जा सकते हैं, और ढाके से आप बैंकॉक भी जा सकते हैं, वगैरह वगैरह. सो मोस्ट लाइकली होगा कि वो कराची या लाहौर नहीं आएगा और वो ढाका और दिल्ली चले जाएगा. हम दुनिया से इतनी जगहों से अपनी टेररिज्म की वजह से कट गए हैं कि वी डोंट रियलाइज दिस, कि जब हमारे पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मिलाकर, 3 शहर मिलाकर 25 करोड़ के इस मुल्क में उतनी एयरलाइनें नहीं आती जितनी सिर्फ ढाका के एयरपोर्ट पर जाती हैं. फॉरेन एयरलाइंस सिर्फ जो ढाका के एयरपोर्ट पर जाती हैं, उतनी एयरलाइन हमारे तीनों बड़े शहरों में नहीं आती. और हमारी बांग्लादेश से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो 15-16 करोड़ है, हम 25 करोड़ हैं. जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो जब मुजीबुर रहमान साहब का आखिरी इलेक्शन था, तो वो 162 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में थीं और 138 सीटें थीं, उमर चीमा साहब आप जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान में. तो हमारी पॉपुलेशन उनसे कम थी. आज अल्लाह की मेहरबानी से हम 25 करोड़ हैं. हमारे यहाँ 80 लाख से 90 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है, और क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं है, तो 80 लाख बच्चे जो पैदा होंगे वो सब के सब स्कूल में नहीं जाएंगे. मुझे बड़ी हैरत होती थी कि बांग्लादेश के अंदर तनख्वाही का लेवल कम क्यों है, या पाकिस्तान में तनख्वाहों का लेवल ज़्यादा क्यों है अगर बांग्लादेश इतना एक्सपोर्ट कर रहा है. फिर मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बांग्लादेश के एक और इकोनॉमिस्ट बड़े मशहूर हैं, येल में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहीं लिखा था कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई. तो ख़वातीन ने कुछ पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, 8वीं पढ़ ली, वगैरह वगैरह. जब ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं तो उनके बच्चे भी कम होते हैं. अगर हमारे यहाँ 3.5-4 बच्चे फ़ी खातून हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये 6 बच्चे फ़ी खातून हो रहे हैं, तो वहाँ पे कम होते हैं. तो जब कम बच्चे होते हैं तो फिर आप काम भी बाहर कर सकते हैं घर के. तो उनकी जो एक्सपोर्ट है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वो चलती उनके ख़वातीन के कांधों पे है. वो ख़वातीन काम करती हैं. हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है. और वो क्योंकि 2 इनकम हाउस होल्ड हो जाता है, तो वो खातून जो है वो कम तनख्वाह पे भी काम करने के लिए तैयार होती है. तो बांग्लादेश में गारमेंट की वर्कर्स की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं हैं. वहाँ पे उनका लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है. $140 इस वक्त अब तनख्वाह हुई है एवरेज पे. वो पाकिस्तान से फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा है, या तकरीबन बराबर होगी. हमारे यहाँ की 38,000 रुपये बनते हैं, मगर $140 पे बांग्लादेश is able to get a lot of people into the workforce. हम नहीं कर पाते. एक चीज़ जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि उनका INGOs होते हैं, इंटरनेशनल NGOs, जिनको वो लोग काम करने देते थे, उन्होंने काम किया और पॉपुलेशन ग्रोथ कम करवाई. वो बंगाली भी, बांग्लादेशी भी मुसलमान हैं, हमसे कम नहीं हैं. इतने कादियानी को नहीं मारते, लेकिन मुसलमान फिर भी हैं वो. तो ये तंज था. तो वो बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया. INGOs को वीज़ा देते थे. वो INGOs जो थे वो उनको मार नहीं डालते थे, कोई साजिश नहीं कर रहे थे उनके ख़िलाफ़. हमने यहाँ पे INGOs को भी काम भी नहीं करने दिया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे तो इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा. तो हमने फिर जाके पॉपुलेशन पे काम नहीं करने दिया. जबकि इजिप्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, दीगर ईरान हो गया, दीगर तमाम मुसलमान ममालिक में पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया गया, हम नहीं कर पाए. तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है. पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो फिर ख़वातीन पढ़ भी नहीं सकती हैं, तो एक विशस साइकिल हो गई है. जबकि वहाँ पे एक वर्चुअस साइकिल हो गई है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो रही है, बच्चियाँ पढ़ भी लेती हैं, फिर वो काम भी कर लेती हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए और आसानी हो जाती है. सो एक हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हमने
पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की है, एक हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हम दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं है। टेररिज्म का ख़तरा है यहाँ पे, हमारे हम बायर्स नहीं आते। आपने सुना होगा कि अक्सर जो हैं वो बायर्स बैंकॉक में या मोस्ट लाइकली दुबई में आते हैं, तो कराची से या लाहौर से पाकिस्तानी जो बरामद करते हैं चीज़ें, उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो इस तरह तो एक्सपोर्ट्स नहीं होते। फिर ये बड़ी जसारत के साथ और अर्ज़ करूँगा मैं मुसद्दक साहब की खिदमत में कि यहाँ पे बिजली और गैस के रेट्स भी इतने ज़्यादा हैं इस वक्त कि वो बहुत ज़्यादा सूदबंद नहीं है पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाकर एक्सपोर्ट करना। तो इसीलिए ये जो SIFC वगैरह ने भी कोशिश करी है, लेकिन इतना बैरूनी मुल्क से सरमायाकार नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स है कंपनीज़ के ऊपर वो 61% है। जब आप अपने आप को डिविडेंड देते हैं तो 15% वो टैक्स है, 39% एक टैक्स है, 29% टैक्स है, 10% सुपर टैक्स है, 5% WFFP वर्कर्स वेलफेयर पार्टिसिपेशन फंड है, 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड है, और उसके बाद जब डिविडेंड देते हो तो 15% डिविडेंड के ऊपर टैक्स है। सब मिलाकर 61% टैक्स है पाकिस्तान में। महंगी बिजली दे रहे हैं रीजन में, महंगी गैस दे रहे हैं रीजन में, तो फिर आप एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव नहीं है। और फिर जो उन्होंने बात करी कि प्रोडक्टिविटी भी वर्कर्स की कम है, तो जाहिर है कि फिर जब आपके इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो वर्कर पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर मुश्ताक, वो भी नहीं आ सकती। क्योंकि नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए एक तो नॉलेज देने वाला होना चाहिए, लेकिन एक नॉलेज एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी कोई मैं नई निशानदेही नहीं कर रहा। हम सबको पता है कि ये फैक्टर से पाकिस्तान पीछे है, हम ये सब बखूबी जानते हैं, और हर साल आते हैं थिंक फेस्ट में इसका जिक्र करते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले साल आएंगे हम फिर ये जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में बरामद क्यों नहीं हो सकती, पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं कर सकता, और फिर हम आएंगे गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो अभी आपने कंस्ट्रेंट्स बताई हैं, फॉर एग्जांपल टेररिज्म की वजह से, ये तो एक रियलिटी है, हमारी एक परसेप्शन भी बन गई है। तो इसका तो इवन मोर रीज़न होना चाहिए कि हमारी एज ए स्टेट एंड एज ए पीपल एक तवज्जो होनी चाहिए, और कम से कम एक आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, वेदर यू कॉल इट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, जो कि आपके इंसेंटिव स्ट्रक्चर को जो है वो ज़रा हिलाएं कि लोग एक्सपोर्ट की तरफ देखें, एक्सपोर्ट की तरफ काम करें। क्योंकि ये खाली हादसे का रिजल्ट से तो नहीं हम अब एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई हादसा होएगा, अच्छा हादसा होएगा कि हमारी एक्सपोर्ट के क्लस्टर बनना शुरू हो जाएंगे या एक वर्चुअस साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उस हवाले से इस वक्त प्रैक्टिकली कौन से ऐसे एरियाज़ हैं या कौन सी बेसिक इंटरवेंशंस हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू विच वी शुड बी कंसिडरिंग? All three, one of you can jump in, whoever would like to. देखिए, पहले तो 2-3 मैं बातें मिफ्ता साहब ने जो कही उनको आगे बढ़ाना चाहूँगा। दुनिया का सबसे पुराना धंधा जो है वो चमड़े का है। जानवर मारा, खा लिया, और चमड़ा जो है उसे पहनावे के तौर पे ऊपर अपने ओढ़ लिया। इस वक्त सारी लीडरशिप चमड़े की जो है वो पेरिस में है और इटली में है। तो पूछिए सवाल कि ये जो 2 पैसे बिजली महंगी है और 3 पैसे गैस महंगी है, ये इटली और फ्रांस को क्यों नहीं अफेक्ट करती? ये जो परचून की दुकान की तरह हम सोचते हैं, 1 पैसा जहन में आ गया कि सारी चीज़ें तो ये सामने पड़ी हुई हैं स्टोर के ऊपर, किसी ने जोड़ा नहीं इन्हें, बस तो मैं ना जोड़ दूं इन्हें और एक कम्युनिटी ना क्रिएट कर दूं। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आ रहा है, नई कम्युनिटीज आ रही हैं, नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, उन पे भी गौर करेंगे। धागे सूतर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर निकल के सोचेंगे, अपने बच्चों की इनोवेशन को अनलीश करेंगे। कॉलेजों स्कूलों में कोई टेक्सटाइल, किसी के वालिद की टेक्सटाइल मिल नहीं है, इस वजह से कोई धागा सूतर नहीं सोच रहा है। लेकिन ये सारे बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, इनके गुमान में वही बातें आती हैं जो शिकागो और लंदन में बैठे हुए बच्चों के गुमान में आते हैं। उनको हौसला नहीं पड़ता, वो कहेंगे कि ये
सवेल साहब खा जाएंगे हमें, ये पहले के सेठ हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो पहली बात तो मैं दोबारा से कहूंगा कि इस इनोवेशन प्रीमियम को अंडर एस्टिमेट और प्रोडक्टिविटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो खान साहब ने भी गालिबन कही और मिफ्ता साहब ने भी कही, कि बहुत से ममालिक ने इनोवेशन जो हसूल किया है ये एफडीआई के जरिए किया है, कि वो गए, बांग्लादेशी कंपनियां गई, कोरिया गई, वहां से आई, उनसे सीखा। लेकिन इस सीखने की भी एक कैपेसिटी है, और वो सीखने की कैपेसिटी तालीमी निज़ाम में है। और वो मुआशरे जहां पे तालीमी निज़ाम कमज़ोर थे, वहां पे जब एफडीआईज आई, मसलन लैटिन अमेरिका में, तो वहां पे उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया, क्योंकि उनके सप्लायर्स में वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को पूरा कर पाते। मगर दूसरे मुआशरे जिस तरह कोरिया है, या इस तरह एक दो और ताइवान है, वहां पे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, तालीम की कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि जब वो एफडीआईज आई तो साथ के साथ वो हब एंड स्पोक का एक सिस्टम बन गया कि एक एफडीए के जरिए बड़ी मल्टीनेशनल आई, नीचे को 50,000 के करीब कंपनियां जो हैं उनकी उठान शुरू हो गई, वो बननी भी शुरू हो गई, उनमें उठान भी आनी शुरू हो गई, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ गई, और एक नेचुरल क्लस्टर बनना शुरू हो गया। क्लस्टर भी बनाया नहीं जाता, बस बन जाता है। तो ये जो डिस्कवरी के प्रोसेसेस हैं कि ये क्या है फैसलाबाद में भाई, ये क्या है सियालकोट में, कोई खास बात है? ये क्या हुआ कि सारी दुनिया के फुटबॉल 1-2-5 स्क्वायर मील के अंदर बनने शुरू हो गए? तो ये जो कैपेबिलिटीज का मुरक्कब है, जिसके नतीजे में ये क्लस्टर्स बनते हैं, जो कुछ भी नहीं है, मुरक्कब है किसी एक एरिया में प्रोडक्टिविटी का। तो इस पे जितना गौर रखेंगे, आप हार्वर्ड येल चले जाइए, सबसे बोसीदा साली बिल्डिंग जो है वो फलसफे और अंग्रेजी की होगी, और बेहतरीन सबसे ज्यादा शाइनी बिल्डिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की होगी, वो डेटा साइंसेस की होगी। क्यों? क्योंकि ये है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वो जो NIH सब्सिडाइज कर रहा है साइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो जो तमाम ग्रांट्स के जरिए ये शाइनिंग बिल्डिंग्स जो हैं जनाब, बायोटेक्नोलॉजी के क्लस्टर्स और ये वे बन रहे हैं, ये है वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके अलावा गंद भी है, ये जो CBAM बनाया है इन्होंने, मैं अगले राउंड में आपको बताऊंगा कि अब हम 1990s की दोबारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, जहां पे दीवारें खड़ी की जा रही हैं। यूरोप के अंदर अगले साल से अगर आपकी ग्रीन एनर्जी नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान भी नहीं कर पाएगा। पहले लोहा और इस तरह की चीजें, और फिर टेक्सटाइल भी इवेंचुअली। आपको कार्बन स्टैंपिंग चाहिए होगी एक्सपोर्ट करने के लिए। ये क्या है भाई? 75% दुनिया की जो ग्रीन फाइनेंसिंग है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और 3 यूरोपियन कंट्रीज में है। इसका मतलब आपने दीवार खड़ी कर ली ना, पहले आपने कार्बन खूब जलाया, खुद तरक्की की, फिर आपने कहा अब जो कार्बन इस्तेमाल करेगा उसको अंदर नहीं आने देंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, फिर आपने कहा कि बहरहाल वो ग्रीन फाइनेंसिंग जो है वो तो सिर्फ हमारे लिए, अगर सिर्फ आपके लिए तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे? तो फाइनेंसिंग इज नॉट कमेंसरेट विद द पॉलिसी। दिस इज अ न्यू जनरेशन ऑफ colonialization. So we are moving back